हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। आज हम करेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 के सॉल्यूशन का हर एक क्वेश्चन। तो इसके अंदर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है कि अगर हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, मैट्रिक्स सी हमारा ये वाला दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर पूछा है कि मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी क्या होगा। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी किसी भी दो मैट्रिक्स का जब हम एडिशन करते हैं तो उसके अंदर हमारा हर एक एलिमेंट उसके दूसरे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड हो जाता है। मतलब कि इसका A11 जो होगा वो इसके एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो गया, मतलब कि 2+1 हो गया, और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से ऐड हो गया, मतलब 4+3। सिमिलरली सारे एलिमेंट्स ऐसे ऐड हो जाएंगे और हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट था हमारा 2+1, वो हो गया हमारा 3। नेक्स्ट एलिमेंट था इसका 4+3 जो कि हो गया हमारा 7। नेक्स्ट एलिमेंट मतलब कि A21 इज इक्वल टू 3 - 2, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का A21 आ जाएगा हमारा 1, और इसका A22 मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स का हमारा A22 आ जाएगा 7। तो हमारा फाइनली सिंपली इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया 3 7 1 7। तो इसके सेकंड पार्ट के अंदर हमें पूछा है कि A मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स क्या होगा। तो A मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स करने के लिए या तो दो मेथड रहते हैं, या तो B को हम सारे माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ जाएगा, और फिर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा A माइनस बी निकल जाता है। या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि A मैट्रिक्स का जो एक एलिमेंट है और B मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सिंपल, जैसे हमने A प्लस बी में किया था वैसे A माइनस बी के अंदर प्लस की जगह माइनस कर दो, तो A माइनस बी आ जाएगा हमारा 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट हो जाएगा हमारा 4 - 3 इज इक्वल टू 1। थर्ड एलिमेंट हो जाएगा हमारा 3 - -2, तो 3 - -2 क्या हो गया हमारा 5। सिमिलरली 2 - 5 हमारा -3 आ जाएगा। A मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स हमारा ये वाला मैट्रिक्स आ गया। ये भी काफी सिंपल था। अब इसका थर्ड पार्ट है, इसके अंदर बोला है कि 3 टाइम्स ऑफ A मैट्रिक्स माइनस सी मैट्रिक्स। अब इसके अंदर हम जब किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर उसका हर एक एलिमेंट उस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने 3 टाइम्स ऑफ A मैट्रिक्स बोला है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, ये चारों एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उससे हमारा 3A मैट्रिक्स आ जाएगा, और फिर -C कर देते हैं तो उससे हमारा 3A - C आ जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि जब हमने 3A - C किया तो इसके अंदर हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट निकालना है, जैसे इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट निकालना है तो इसके फर्स्ट एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया और -C के वाले एलिमेंट से कर दिया तो इसका फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। तो जब हमने ये किया तो 3A - C क्या हो गया हमारा 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस ऑफ -2, वो हो गया हमारा 8। सिमिलरली 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस ऑफ 5 वो हो गया हमारा 7। सिमिलरली 3 टाइम्स ऑफ 3 - 3 जो हमारा हो गया 6, और 3 टाइम्स ऑफ 2 - 4 जो हमारा हो गया 2। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स किसका 3 टाइम्स ऑफ A मैट्रिक्स माइनस C मैट्रिक्स का। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा है कि A मैट्रिक्स इंटू B मैट्रिक्स क्या होगा। अब हमने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स को अगर हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, ये वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गए तो इससे हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। फिर अगर ये वाले एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होकर ऐड होते हैं तो उससे हमारा सेकंड एलिमेंट आ जाता है। फिर इसके ये वाले एलिमेंट्स इसके ये वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होते हैं, इससे हमारा थर्ड एलिमेंट आ जाता है, और इसके ये वाले एलिमेंट्स इसके ये वाले एलिमेंट से होते हैं उससे हमारा फोर्थ आ जाता है। तो फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए हम बोलते हैं कि 2 × 1 प्लस 4 × -2, तो 2 × 1 प्लस 4 × -2 किया तो इससे हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट मतलब ये हो गया हमारा A12 मतलब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लो और सेकंड वाले का सेकंड कॉलम लो, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये हो गया। तो इसके अंदर हमारे 2 × 3 प्लस 4 × 5 ये हो जाएगा, तो 2 × 3 प्लस 4 × 5 ये हो गया हमारा A12। अब जब हम A21 निकाल रहे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का तो इसका मतलब है कि इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, इसका सेकंड रो इंटू इसका फर्स्ट कॉलम किया तो हम बोल सकते हैं कि 3 × 1 प्लस 2 × -2 ये हो जाएगा, तो 3 × 1 प्लस 2 × -2 हो गया। अब हमें निकालना है A22 मतलब कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, क्योंकि 2 2 था तो इसका सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम आ जाएगा। तो इसको जब हम करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 3 × 3 प्लस 2 × 5, तो ये हो गया हमारा 3 × 3 प्लस 2 × 5, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। और जब हम इसे सॉल्व करके सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे आ जाता है हमारा -6 26 -1 और 19, ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आते हैं। इसके अंदर हमें जैसे कि फोर्थ वाले के अंदर A मैट्रिक्स इंटू B मैट्रिक्स पूछा था, वैसे फिफ्थ वाले के अंदर हमें पूछा है कि B मैट्रिक्स इंटू A मैट्रिक्स क्या होगा। और हमें ये पता है कि A मैट्रिक्स इंटू B मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि B मैट्रिक्स इंटू A मैट्रिक्स से इक्वल हो। अब इसके अंदर भी देख लेते हैं हम इसके अंदर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमने सिमिलरली ये B मैट्रिक्स लिख लिया और ये A मैट्रिक्स लिख लिया। अब इसके अंदर A11 निकालना है तो इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 1 × 2 प्लस 3 × 3, तो 1 × 2 प्लस 3 × 3 क्या हुआ हमारा A11 आ गया।
अब हम A12 निकालते, A12 निकालते मतलब इसका फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम। इसके फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को किया तो हमारा आ गया 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 आ गया हमारा इसका A12। अब सिमिलरली A21 निकालते हैं तो इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो इससे आ गया हमारा -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 आ गया हमारा इसका A21। सिमिलरली A22 निकालते हैं जो कि इसका फोर्थ एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट है। इसका मतलब कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, ये हो गया हमारा फोर्थ। और इस वाले को हमने जब सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला तो लास्ट हमारा ये आ गया जिसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं हमारा 11, 10, 11, 2, और ये सारे एलिमेंट्स मिलके बन जाता है हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। और इसके अंदर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि A इंटू बी, और इसके अंदर हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसा कि फोर्थ पार्ट के अंदर था कि A मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स, और फिफ्थ पार्ट के अंदर जैसा था कि बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स, ये दोनों इक्वल है ही नहीं। तो इससे हमने ये भी जस्टिफाई कर दिया कि ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स जरूरी नहीं कि इक्वल हो। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इसके अंदर हमें बोला है कि कंप्यूट द फॉलोइंग, मतलब इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे? जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें बोला है कि ये वाला मैट्रिक्स दिया हुआ और ये वाला मैट्रिक्स दिया हुआ, इन दोनों को ऐड करना है। और हमें पता है कि दो मैट्रिक्स के एडिशन के अंदर क्या होता है, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट में ऐड हो जाएगा, सिमिलरली इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट में भी ऐड हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट मतलब A12 हो गया ये, तो इसका A12 और इसका A12 ऐड हो जाएगा और फिर हमारा वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का A12 दे देगा। तो जब हम इसके अंदर A11 निकालते तो A11 हो जाएगा हमारा A प्लस A इज इक्वल टू 2A, A12 हो जाएगा हमारा B प्लस B इज इक्वल टू 2B, A21 हो जाएगा हमारा माइनस B प्लस B जो कि हो जाता है हमारा 0, B से B कट गया तो ये हो गया हमारा 0, और A22 हो जाता है हमारा A प्लस A इज इक्वल टू 2A। तो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स। इसके सेकंड पार्ट के अंदर भी हमें दो मैट्रिक्स दिए और उन दोनों को ऐड करना है। तो वो ऐड जब हम करते हैं तो आ जाता है हमारा इसका A11 क्या आ जाएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, ये प्लस ये इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2B। सिमिलरली A12 आ जाएगा B² प्लस C² प्लस 2BC। सिमिलरली A21 आ जाएगा हमारा A² प्लस C² माइनस 2AC, और A22 आ जाएगा हमारा A² प्लस B² माइनस 2AB। अब ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, लेकिन इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? हम देख सकते हैं कि A² प्लस B² प्लस 2AB क्या होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर, और B² प्लस C² प्लस 2BC हो जाता है हमारा B प्लस C का होल स्क्वायर, A² प्लस C² माइनस 2AC हो जाता है हमारा A माइनस C का होल स्क्वायर, और A² प्लस B² माइनस 2AB हो जाता है हमारा A माइनस B का होल स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर के टर्म्स में ये सारा लिख लिया और यही हो गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के पार्ट 3 के ऊपर। इसके अंदर भी दो मैट्रिक्स दिए हैं और उन्हें एडिशन बोला है, तो भले ही वो 2x2 का हो, 3x3 का हो या किसी भी ऑर्डर का हो, इसके अंदर यही करना है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट और उसका फर्स्ट एलिमेंट ऐड करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, -1 प्लस 12 इज इक्वल टू 11, 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11, -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, और 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 21, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, और 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। इससे हमारा डायरेक्टली रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकल गया। काफी इजी था क्वेश्चन ये। अब इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट के ऊपर आते हैं। इसके अंदर भी दो मैट्रिक्स बोले और उन्हें ऐड करना है, तो इन्हें ऐड करते हैं तो हमारा इसका फर्स्ट एलिमेंट आ जाता है cos² प्लस sin², और cos² प्लस sin² क्या होता है, हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कि cos² प्लस sin² हमारा 1 हो जाता है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट आ गया हमारा 1, इसका A12 मतलब कि सेकंड एलिमेंट इसका A12 क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा sin² प्लस cos², और sin² प्लस cos² भी cos² प्लस sin² की तरह 1 ही होगा, तो सेकंड एलिमेंट भी आ गया इसका 1। सिमिलरली इसका A21 एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसका A21 एलिमेंट हो जाएगा रिजल्टेंट। सिमिलरली A21 रिजल्टेंट मैट्रिक्स का A21 एलिमेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा sin²x प्लस cos²x जो कि हमारा 1 ही होता है, और उसका लास्ट एलिमेंट मतलब A22 एलिमेंट हो जाएगा हमारा cos²x प्लस sin²x इज इक्वल टू 1, वो भी 1 ही होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने चारों में लगाई तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स यही आ गया डायरेक्टली 1 1 1 1, ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इसके अंदर बोला है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। तो इसके अंदर भी हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए और उन दोनों के प्रोडक्ट्स निकालने हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें बोला है कि A B माइनस B और A, और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है A माइनस B B और A। इन दोनों मैट्रिक्स के अंदर हम प्रोडक्ट करते हैं। जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो इसका A11 एलिमेंट मतलब कि इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू A प्लस B इंटू B, तो ये हो गया A² प्लस B²। इसका A12 एलिमेंट मतलब इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया A इंटू माइनस B प्लस B इंटू A, तो AB माइनस AB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, तो माइनस AB प्लस AB हो गया इसका सेकंड एलिमेंट मतलब A12 एलिमेंट। अब इसका A21 एलिमेंट देखते हैं तो ये हो जाएगा सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा माइनस B इंटू A प्लस A इंटू B, तो ये हो गया माइनस AB प्लस AB। अब इसका फोर्थ एलिमेंट मतलब कि A22 जब देखते हैं तो मतलब इसका सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस B इंटू माइनस B प्लस A इंटू A, तो ये हो जाएगा हमारा B² प्लस A²। और हमने इसको जब सिंप्लीफाई करके आंसर लिखा तो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया A² प्लस B²
0 0 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट के अंदर हमें 1 2 3 कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है और 2 3 4 हमें रो मैट्रिक्स दिया हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसके अंदर तो सिंपल सी बात है कि एक ही एलिमेंट निकलेगा। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर, क्योंकि ये वाला मैट्रिक्स था हमारा 3x1 का और ये वाला था हमारा 1x3 का, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने का हो जाएगा, आगे का नंबर और आखिरी का नंबर, इन दोनों को ले लिया तो ये हो जाएगा हमारा 3x3 का मैट्रिक्स, जो कि हमारा रिजल्टेंट नंबर है। और दो मैट्रिक्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे या नहीं हो रहे, उसका कंडीशन क्या था कि इसके अंदर वाले जो नंबर्स है, मतलब कि 1 और 1, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई हो गए, तो ये सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। और हम बोल सकते हैं कि लास्ट वाले एलिमेंट हमारा 3x3 का होगा, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट मतलब a11 क्या हो जाएगा, a11 मतलब इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्टली आ गया 2। a12 क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 3। a13 इसका क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट रो और इसका थर्ड कॉलम, मतलब ये हो जाएगा 1 × 4 = 4। सिमिलरली a21 क्या हो जाएगा, a21 हो जाएगा इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 2 हो गया हमारा 4। a22 क्या हो जाएगा, इसका a22 हो जाएगा हमारा सेकंड रो और सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, वो हो गया 6। a23 ये हो जाएगा हमारा सेकंड रो और थर्ड कॉलम, मतलब कि 2 × 4 = 8। a31 हो जाएगा इसका थर्ड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो मतलब कि 3 × 2 हो गया हमारा 6। सिमिलरली a32 हो जाएगा हमारा इसका थर्ड रो और इसका सेकंड कॉलम, तो 3 × 3 = हो गया 9। और a33 जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट, वो हो जाएगा हमारा इसका थर्ड रो और इसका थर्ड कॉलम, मतलब कि 3 × 4 = 12। तो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जो कि हमारा आना चाहिए था। अब इसके नेक्स्ट पार्ट मतलब कि थर्ड पार्ट के अंदर बोला हमें ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दिया है, तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर क्या है इसका, 2x2, और इसका ऑर्डर क्या है, इसके अंदर कितने रोज है, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो हम बोल सकते हैं 2x3। ये हो गए इसके ऑर्डर्स। अब हम देखते हैं कि ये दोनों क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसके लिए कंडीशन थी कि अंदर वाले नंबर, मतलब इसका 2 और इसका 2, क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकलेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, इसके बाहर वाले नंबर्स, मतलब कि 2 और 3, तो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2x3। तो 2x3 हमने निकाल दिया, तो इसके अंदर एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, a11 a12 a13 a21 a22 और a23। तो जब हम इसका a11 निकालते हैं तो हम बोल सकते हैं कि इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, मतलब कि 1 × 1 1 प्लस -2 × 2 = -4, तो 1 -4 ये हो जाएगा हमारा इसका a11। उसी टाइप से हम a12 निकालते हैं, तो a12 मतलब इसका फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हम बोल देंगे 1 × 2 प्लस -2 × 3, वो हो जाता है हमारा 2 - 6, तो ये हो गया हमारा a12। अब निकालते हैं इसका a13 मतलब इसका फर्स्ट रो और इसका थर्ड कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि 1 × 3 प्लस -2 × 1 मतलब 3 - 2, ये हो जाएगा इसका a13। अब निकालते a21, ये हो गया हमारा a21 क्या आ जाएगा हमारा, a21 आ जाएगा इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 2 × 1 प्लस 3 × 2, ये हो गया हमारा 2 + 6। सिमिलरली ये एलिमेंट हो जाएगा हमारा a23 मतलब इसका सेकंड रो, तो ये एलिमेंट हो जाएगा हमारा a22 एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे कि ये सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम। अब इसका सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ जाता है 2 × 2 प्लस 3 × 3, ये हो गया हमारा 4 + 9, तो ये हो गया हमारा a22। अब निकालते हैं इसका a23 जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट, a23 मतलब कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ जाता है कि 2 × 3 प्लस 3 × 1, तो ये हो गया हमारा 6 + 3। तो हमारे सारे एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से आ गए। अब इन सारे एलिमेंट्स को जो भी एडिशन है तो एडिशन करके, सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्शन करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारा फाइनल रिजल्टेंट आंसर ये वाला आ जाता है। अब आते हैं हम इसके पार्ट 4 पे। पार्ट 4 के अंदर हमें दो 3x3 मैट्रिक्स दी हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हमें 3x3 के दो मैट्रिक्स दिए हुए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने का बोला है, तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से लेंदी जाते हैं। जैसे कि हमें इसके अंदर पता है कि ये 3x3 का है और ये भी 3x3 का है, तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 3x3 का ही आएगा। रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3x3 का, तो इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हो जाएगी, a11 a12 a13, सिमिलरली a21 a22 a23 a31 a32 और a33, ये सारे 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब इन 9 एलिमेंट्स को कैसे निकालेंगे, जब हमने a11 देखा, a11 मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हम बोल सकते हैं कि 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 3, इनको हमने ऐड कर दिया तो इसका फर्स्ट एलिमेंट निकल गया। इसके सेकंड एलिमेंट मतलब कि a12, इसके लिए हम बोलते हैं कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 2 × -3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0, ये हो जाता है हमारा इसका सेकंड एलिमेंट मतलब a12 एलिमेंट। अब इसका a13 एलिमेंट जब हम निकालते हैं तो इसका a13 एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट रो और इसका थर्ड कॉलम, इसका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ जाता है 2 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5, ये हो गया हमारा इसका थर्ड एलिमेंट मतलब a13 एलिमेंट। अब इसका नेक्स्ट एलिमेंट निकालते, वो क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा a21, मतलब कि इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम,
इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हम बोल सकते हैं कि 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3, इन तीनों को ऐड कर दो, इससे हमारा A21 भी आ गया। अब A22 निकालते जब हम, A22 मतलब इसका सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मतलब कि 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, ये हो जाएगा हमारा इसका A22 इससे हमारा ये आ गया। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट एलिमेंट पे जो कि हमारा A23 मतलब इसका सेकंड रो और इसका थर्ड कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है कि 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, ये हो गया हमारा A23। अब आता है इसका नेक्स्ट A31 मतलब इसका थर्ड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3, ये हो गया हमारा A31। अब नेक्स्ट एलिमेंट है इसका A32 मतलब इसका थर्ड रो और इसका सेकंड कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0, तो ये हो गया हमारा A32। अब इसका निकालते A33 जो कि है हमारा लास्ट एलिमेंट, वो हो जाएगा हमारा इसका थर्ड रो और इसका थर्ड कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5, तो ये हो गया हमारा इसका लास्ट एलिमेंट। अब ये वाले मैट्रिक्स को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स को जिस टाइप से आ जाता है यही हमारा आंसर। अब आते हैं हम इसके फिफ्थ वाले क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ वाले क्वेश्चन के अंदर हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। पहले मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 1 2 3, 3 रोज है और 1 2 2 कॉलम्स है, तो ये हो जाएगा हमारा 3x2 मैट्रिक्स और ये हो जाएगा हमारा 2x3 मैट्रिक्स। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके अंदर हमें पता है क्योंकि ये 3x2 का मैट्रिक्स है और ये 2x3 का मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हाँ, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि अंदर वाले जो दो नंबर है वो दोनों सेम है, तो इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और हमारा कितने ऑर्डर का फाइनल मैट्रिक्स मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का आएगा वो हम देखते हैं बाहर वाले नंबर से, तो वो आ जाता है हमारा 3x3, तो हमारा 3x3 का फाइनल एलिमेंट आएगा। तो जब हमने इसको निकाला तो इसका A11 फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं, A11 इसका हो जाएगा हमारा इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, तो ये 2 -1 आ गया हमारा A11। नेक्स्ट निकालते हैं हम इसका A12 जब हम निकाल रहे हैं मतलब इसका फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम, इसको जब हमने किया तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2, तो ये हो गया हमारा A12। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा हमारा A13 मतलब इसका फर्स्ट रो और इसका थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बोलते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा आ गया A13। सिमिलरली अब सेकंड के अंदर आते हैं तो A21 निकालने के लिए इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, तो 3 - 2 आ गया इसका एलिमेंट नंबर A21। अब नेक्स्ट एलिमेंट निकालते हैं इसका A22 मतलब इसका सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 मतलब कि 0 प्लस 4, ये हो गया हमारा A22। अब निकालते हैं हम इसका A23 के लिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाता है हमारा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, ये हो गया हमारा A23। अब हम आते हैं थर्ड रो पे मतलब कि A31 पे आते हैं। अब तो A31 मतलब कि इसका थर्ड रो इसका फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया हमारा -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, तो ये -1 आ जाएगा, ये हो गया A31। अब निकालते हैं हम A32 हमारा हो जाएगा इसका थर्ड रो और इसका सेकंड कॉलम, मतलब कि -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, तो 0 प्लस 2 हो जाएगा इसका A32। और अब इसका लास्ट एलिमेंट निकालते हैं, लास्ट एलिमेंट मतलब A33। लास्ट एलिमेंट A33 जब हम निकालते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं कि इसका थर्ड रो और इसका थर्ड कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हम बोल सकते हैं कि -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो -1 प्लस 1 इसका लास्ट एलिमेंट आ गया। तो जब हम इस वाले मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का आ जाता है और यही हमारा हो गया आंसर। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे जिसके अंदर हमें एक और दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर इसका तो ऑर्डर है 2x3 और इसका ऑर्डर है 3x2। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये दोनों मल्टीप्लिकेबल है, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। उसके लिए हम देखते हैं अंदर वाले नंबर, ये भी 3 है और ये भी 3, अंदर वाले नंबर दोनों सेम है, मतलब कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा वो हम देखते हैं बाहर वाले नंबर से, मतलब कि 2 और 2, तो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2x2। और इसको निकालें कैसे, 2x2 है मतलब इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, A11 A12 A21 और A22, ये 4 एलिमेंट्स हो जाएगा इसके अंदर। तो A11 निकालते हैं हम, मतलब कि इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था हम बोल सकते हैं कि 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, वो हो गया हमारा 6 - 1 प्लस 9, ये हमारा A11 आ गया। सिमिलरली जब हम इसका A12 निकालते हैं मतलब इसका फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू -3 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, वो हो गया हमारा -9 प्लस 0 प्लस 3, ये हो गया हमारा A12। सिमिलरली अब हम निकालते हैं A21 मतलब कि इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3,
ये हो गया हमारा -2 + 0 + 6, ये हमारा आ गया A21। इसका लास्ट एलिमेंट मतलब कि A22 निकालते हैं। इसका मतलब ये कि इसका सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -1 × -3 + 0 × 0 + 2 × 1, तो ये हो गया हमारा 302। ये हमारा A22 एलिमेंट हो गया। अब इस वाले मैट्रिक्स को जब हमने सिंप्लीफाई करके लिखा तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स, और यही हमारा आंसर हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है और मैट्रिक्स सी दिया हुआ है, और हमें बोला है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स बी माइनस मैट्रिक्स सी, और ये भी हमें बोला है कि वेरीफाई दैट ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। तो हम यहाँ से बी माइनस सी निकाल देंगे, वो इसमें डाल देगा, और यहाँ पे ए प्लस बी निकाल देगा, वो इसमें डाल देगा। तो ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स किया तो हमने, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मतलब ए प्लस बी मैट्रिक्स के अंदर जो पहला टर्म होगा मतलब A11 होगा वो हो जाएगा 1 + 3, जो सेकंड टर्म होगा मतलब A12 वो हो जाएगा हमारा 2 - 1, थर्ड टर्म हो जाएगा हमारा -3 + 2, वैसे ही A21 हमारा हो जाएगा 5 + 4, A22 हो जाएगा 0 + 2, A23 हो जाएगा 2 + 5, A31 1 + 2 और A32 हो जाएगा हमारा -1 + 0, और लास्ट टर्म मतलब कि A33 हो जाएगा हमारा 1 + 3। तो इन सबको जब हमने सॉल्व किया और सिंप्लीफाई करके डाला तो हमारा फाइनल रिजल्टेंट आंसर ये आ जाएगा। जैसे कि अभी हमने A + B निकाला, वैसे इसका नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें पूछा है कि B - C क्या होगा। अब B - C के लिए हमें B मैट्रिक्स तो ये दिया हुआ है और C मैट्रिक्स ये वाला दिया हुआ है। अब B - C के अंदर A11 जब हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 3 - 4, जो कि हो गया हमारा -1। A12 हो जाएगा हमारा -1 - 1, वो हो गया हमारा -2। A13 हो जाएगा हमारा 2 - 2, जो कि हमारा हो गया 0। A21 हो जाएगा हमारा 4 - 0, जो कि है 4। A22 हो जाएगा हमारा 2 - 3, जो कि हो जाएगा हमारा -1। A23 हो जाएगा हमारा 5 - 2, जो कि हमारा 3 हो जाएगा, और A31 हो जाएगा हमारा 2 - 1, जो कि है इक्वल टू 1। A32 इज इक्वल टू 0 - 2, जो कि हो जाएगा हमारा +2, और A33 मतलब कि आखिरी टर्म वो हो जाएगा हमारा 3 - 3 = 0। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर B - C का। अब हमने A + B निकाल दिया, B - C निकाल दिया। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि A + B - C और A + B - C ये दोनों इक्वल है। इसके लिए क्या करेंगे, B - C मैट्रिक्स हमने निकाल लिया है, उसे A मैट्रिक्स के अंदर ऐड कर देंगे, और A + B मैट्रिक्स भी हमने निकाल दिए, माइनस कर देंगे उसके अंदर से C मैट्रिक्स। तो इसके लिए हमने देखा A मैट्रिक्स हमारा था ये वाला, और B - C मैट्रिक्स था हमारा ये वाला, जो यहाँ से हमने निकाला था ये वाला मैट्रिक्स हो गया। इन दोनों को ऐड करना है और फिर हमें इसे इक्वेट करना RHS में। RHS हमारा हो जाएगा A + B मैट्रिक्स जो कि हमने यहाँ से निकाला था, माइनस C मैट्रिक्स जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है। तो जब हम ये करते हैं तो सबसे पहले हम LHS निकालते हैं। LHS हो जाएगा हमारा A + B - C, A मैट्रिक्स ये वाला है, B - C मैट्रिक्स ये वाला, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0, 2 - 2 इज इक्वल टू 0, -3 + 0 इज इक्वल टू -3, 5 + 4 इज इक्वल टू 9, 0 - 1 इज इक्वल टू -1, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, -1 + 2 इज इक्वल टू 1, 1 + 0 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा LHS के अंदर ये वाला मैट्रिक्स हमारा आंसर हो जाएगा, ये LHS हो गया। अब हम RHS को देखते हैं। RHS के अंदर क्या है, A + B - C। A + B हमने ऊपर निकाला था, वो ये वाला मैट्रिक्स था, माइनस C मैट्रिक्स मतलब ये वाला मैट्रिक्स। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इसका A11 एलिमेंट हो जाएगा 4 - 4 इज इक्वल टू 0, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, -1 - 2 इज इक्वल टू -3, 9 - 0 इज इक्वल टू 9, 2 - 3 इज इक्वल टू -1, और 7 - 2 इज इक्वल टू 5। सिमिलरली थर्ड रो के अंदर हो जाएगा हमारा 3 - 1 इज इक्वल टू 2, -1 - ऑफ -2 मतलब कि -1 + 2 इज इक्वल टू 1, 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा RHS। अब हम देखेंगे ये LHS था और ये RHS था, क्या ये दोनों इक्वल है। हाँ, हम देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब वो एकदम एक दूसरे के जुड़वा भाई जैसे लग रहे हो। इसके अंदर हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट से इक्वल है, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल है। तो हैंस जो हमें क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई करने का बोला था वो हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें मैट्रिक्स A दिया हुआ है और मैट्रिक्स B दिया हुआ है, और हमें ये कंप्यूट करने के लिए बोला है, मतलब ये कैलकुलेट करना है कि 3A - 5B क्या होगा। अब 3A - 5B के लिए हमने सबसे पहले A मैट्रिक्स के अंदर 3 से मल्टीप्लाई किया और B मैट्रिक्स के अंदर 5 से मल्टीप्लाई किया। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसके हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे 9 के 9 एलिमेंट्स 3 से जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारा 3A मैट्रिक्स आ जाएगा कुछ इस टाइप से। और 5B मैट्रिक्स क्या आएगा, 5B मैट्रिक्स के अंदर B मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका हर एक टर्म, हर एक एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला 5B वाला कुछ इस टाइप से दिखेगा। अब हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि 3A और 5B मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एकदम आइडेंटिकल मैट्रिक्स से इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके सारे टर्म्स
दूसरे वाले मैट्रिक्स के सारे टर्म्स की इक्वल है। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आ गया जिसके अंदर सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे और यही हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इसके अंदर बोला है सिंप्लीफाई करना है कॉस थीटा इंटू ये वाला मैट्रिक्स प्लस साइन थीटा इंटू ये वाला मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम कॉस थीटा इंटू ये वाला मैट्रिक्स निकालते हैं। क्या होगा, इसके अंदर हर एक टर्म कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा बाहर है हमारा और बाकी सारे टर्म्स अंदर है, तो ये हर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली साइन थीटा भी मैट्रिक्स के अंदर वाले हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये वाला आ गया हमारा ये वाला मैट्रिक्स जब हमने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को। सिमिलरली जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ये एलिमेंट्स आ जाएगी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों एलिमेंट्स आ गए। अब इन दोनों को ऐड करना सिंपली, तो इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म ऐड कर देंगे तो A11 टर्म आ जाएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, जो कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमारा होता है 1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। अब A12 निकालते, A12 निकालने के लिए कॉस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये दोनों क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आया, इससे ये कट जाएगा क्योंकि माइनस है, तो ये हो जाएगा हमारा 0। अब A21 एलिमेंट निकालने के लिए हम करते सेम माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों भी कट जाएंगे और यहाँ पर भी आ जाएगा 0, तो A21 एलिमेंट भी आ गया हमारा 0। अब A22 एलिमेंट निकालते हैं, उसके अंदर भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्या होता है 1 होता है, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स और ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। इसके अंदर हमें बोला है कि फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसके अंदर जो हमें एक्स और वाई निकालना है, तो सबसे पहले हम करते हैं ये वाले इक्वेशन को और ये वाले इक्वेशन को दोनों को ऐड कर देंगे, तो y से तो y कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स आ जाएगा। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो वाला मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय 2। अब जब हमने डिवाइड बाय 2 किया तो जैसे जब भी मल्टीप्लाई बाय समथिंग करते हैं तो उसके जैसे हर एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 किया तो वो वाले मैट्रिक्स के हर एक नंबर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो हमारा x मैट्रिक्स आ जाएगा। वही हम करते x प्लस वाई हमें ये दिया हुआ है, x माइनस वाई हमें ये दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो y से y कट जाएगा और हमारा आ जाएगा 2x इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स प्लस ये वाला मैट्रिक्स, हर एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा, तो 7 + 3 हमारा 10 आ गया, 0 + 0 0, 2 + 0 इज इक्वल टू 2 और 5 + 3 इज इक्वल टू 8। 2x इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाले मैट्रिक्स को डिवाइड बाय 2 करेंगे। अब ये वाले मैट्रिक्स को जब हमने डिवाइड बाय 2 किया तो 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 0 डिवाइडेड बाय 2 0, 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1 और 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर x का। अब हमें x पता चल गया तो ये वाले x को हम किसी भी इक्वेशन में या तो यहाँ पर या फिर ये वाली को यहाँ पर पुट कर देते हैं और हमारा उससे y आ जाएगा। तो हमने इसके अंदर जो x ढूंढा था उसे 1 वाली इक्वेशन के अंदर डाल दिया, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स प्लस y मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, y मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स माइनस x वाला मैट्रिक्स, जो x वाला हमने यहाँ से निकाला। तो जब हमने ये वाला मैट्रिक्स माइनस ये वाला मैट्रिक्स किया तो हमारा आंसर आ जाता है y इज इक्वल टू 2 0 1 और 1। ये हो गया हमारा y मैट्रिक्स। इससे हमने x भी निकाल दिया और y भी निकाल दिया। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट के अंदर बोला है कि 2x + 3y इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स और 3x + 2y इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स। तो सिंपली हमने क्या किया कि सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये सेम किया जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसी टाइप से इसे भी सॉल्व कर रहे हैं हम। तो जब हमने ये किया तो हमारा आ जाता है 9x + 6y। क्यों, क्योंकि हमने सेकंड वाली को 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x + 6y। सिमिलरली RHS में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाला मैट्रिक्स 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसके हर एक टर्म 3 से मल्टीप्लाई हो गया और इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स बन गया। इसको जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था मतलब कि 4x + 6y इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर तो इसके अंदर हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो RHS के अंदर भी ये आ गया कि 4 6 8 0। अब ये वाला मैट्रिक्स माइनस ये वाला मैट्रिक्स इज इक्वल टू 6y और 6y कट जाएगा इज इक्वल टू 5x। तो 5x इज इक्वल टू इन दोनों मैट्रिक्स को जब सॉल्व किया तो हमारा आ जाता है 2 - 12 - 11 और 15। तो x हमारा क्या आ जाएगा, इस वाले मैट्रिक्स को डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। जब हमने डिवाइड बाय 5 किया तो मतलब इसका हर एक एलिमेंट डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो x आ गया हमारा 2/5 - 12/5 - 11/5 और 3। ये हो गया हमारा x एलिमेंट। अब x हमें पता चल गया, ये वाली इक्वेशन हमें पता है। अब x को ये वाली इक्वेशन के अंदर डालेंगे तो हमें y भी पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी इक्वेशन आ जाती है 3y इज इक्वल टू जो हमें मैट्रिक्स दिया था क्वेश्चन में -2x। x हमने पिछली बार निकाल दिया, अब x को निकाल दिया और 2x दिया हुआ है तो मतलब इसका हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स बन जाएगा। तो 3y हमारा आ जाएगा, इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स आ जाएगा। और लेकिन हमें y फाइंड करना है, तो y इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। जब हमने डिवाइड बाय 3 किया तो y मैट्रिक्स भी हमारा ये आ गया और ये हो गया हमारा y मैट्रिक्स का फाइनल आंसर।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें x ढूंढना है, हमें y मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें एक इक्वेशन दी हुई है कि 2x प्लस y इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स। तो हमारा आ जाएगा 2x इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स माइनस y मैट्रिक्स। y को हम इधर लिया है तो ये माइनस y मैट्रिक्स हो गया, तो हमने लिख लिया 2x इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स माइनस y मैट्रिक्स। अब 2x इज इक्वल टू मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में दिया था ये वाला माइनस y मैट्रिक्स भी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो भी रख दिया हमने। तो 2x इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स को सॉल्व किया तो हमारा आ जाता है -2 -2 -4 और -2। तो x मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा हर एक एलिमेंट को डिवाइड बाय 2 कर दिया तो ये आ गया -1 -1 -2 और -1। ये हो गया हमारा x मैट्रिक्स। इजी सा क्वेश्चन एकदम, 8th वाला तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था, एकदम से हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें x भी ढूंढना है और y भी ढूंढना है और हमें एक इक्वेशन दे रखी है कि 2 टाइम्स ऑफ ये वाला मैट्रिक्स प्लस दूसरा वाला मैट्रिक्स इज इक्वल टू तीसरा वाला मैट्रिक्स। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एलिमेंट वाइज जाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व कर देंगे। बस हमने LHS और RHS को कंपेयर किया एलिमेंट वाइज। एलिमेंट वाइज कैसे कि इसके अंदर बोला है कि 2 इंटू ये वाला मैट्रिक्स प्लस ये वाला मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5, तो हम बोल सकते हैं कि 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो एक इक्वेशन हमारी ये आ गई जब हमने A11 को कंपेयर किया कि 2 प्लस y इज इक्वल टू 5। अब हम A22 को कंपेयर करते हैं, जब हमने A22 को कंपेयर किया तो आ गया हमारा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। अब जब हम इसको सॉल्व करते तो y इज इक्वल टू 3 आ गया हमारा, क्योंकि 2 आ गया तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया और 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया 6/2 इज इक्वल टू 3। तो इससे हमारा y भी आ गया, इससे हमारा x भी आ गया। ये तो और भी ज़्यादा लल्लू क्वेश्चन था, एकदम से ईजी सा फ्री के नंबर वाला क्वेश्चन है, एकदम से हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बोला है सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, y, z और t। हमें ये चारों निकालने इफ 2 टाइम्स ऑफ ये वाला मैट्रिक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ ये वाला मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ये वाला मैट्रिक्स। इसके अंदर भी हम एलिमेंट वाइज जाएंगे और LHS और RHS को कंपेयर कर देंगे। तो सबसे पहले हम A11 को करते कंपेयर, तो ये हो जाता है 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। तो इससे आ गया हमारा इक्वेशन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। अब इससे हमारा x सॉल्व होकर आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 9, 3 वहाँ चले गया तो 9 माइनस 3 6 डिवाइडेड बाय 2x था तो डिवाइड बाय 2 हो गया, तो x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 आ गया। बस हमने ये वाली इक्वेशन सॉल्व की, x इज इक्वल टू 3 आ गया हमारा। सिमिलरली जब हम A12 को कंपेयर करते हैं तो हमारा आ जाता है कि 2 इंटू जेड प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। इससे हमारी इक्वेशन बन जाती है कि 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो z हमारा डायरेक्टली आ जाएगा 18/2 जो कि इक्वल टू है 9 के। अब हम एलिमेंट A21 को कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब हो गया 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, मतलब कि 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब y इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। तो इससे हमारा y भी आ गया। और हमारा लास्ट टर्म मतलब कि A22 एलिमेंट को कंपेयर करते हैं तो हमारा 2t प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 आ गया। इसका मतलब इक्वेशन हो गया हमारी 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18। तो t इज इक्वल टू 12/2 आ गया इज इक्वल टू 6 आ गया। तो इससे हमने हर एक एलिमेंट को कंपेयर किया, इससे हमारा x, y, z और t ये चारों के चारों टर्म आ गए जो कि इक्वल टू हो जाएगी इसके बराबर। x हमारा 3 आ गया, z 9 आ गया, y 6 आ गया और t भी 6 आ गया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया एकदम ईजी सा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। इसके अंदर बोला है कि x और y ढूंढना है। अगर हमें इक्वेशन कुछ इस टाइप से दी हुई है कि x इंटू ये वाला मैट्रिक्स प्लस y इंटू ये वाला मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स। तो इसके अंदर भी हम एलिमेंट वाइज गए। जब हम एलिमेंट वाइज गए तो हम बोल सकते हैं कि x इंटू 2 मतलब कि 2x प्लस y इंटू -1 मतलब कि -y इज इक्वल टू 10। तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी जब हम दूसरे वाले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, मतलब कि x इंटू 3 3x प्लस y इंटू 1 y इज इक्वल टू 5। तो इससे हमारी इक्वेशन आ गई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हमारी एक इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन, दो अननोन, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे डायरेक्टली। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया। जब हमने दोनों को ऐड किया तो y से y कट जाएंगे और 5x इज इक्वल टू 15 आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब x इज इक्वल टू 3 आ गया, इसे किसी भी इक्वेशन में डालो, या तो 2 में या तो 1 में, उससे हमारा y भी आ जाएगा। तो हमने सबसे इसके अंदर 1 के अंदर डाल दिया। जब हमने 1 के अंदर डाला तो x हमारा 3 था, तो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो y हमारा क्या आ जाएगा -4। इससे हमारे x भी आ गया और इससे हमारा y भी आ गया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। इसके अंदर बोला है कि हमें गिवन है 3 इंटू ये वाला मैट्रिक्स जिसके अंदर चारों टर्म्स अननोन है इज इक्वल टू x 6 माइनस 1 2w ये वाला मैट्रिक्स प्लस इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है ये वाला मैट्रिक्स, और हमें ढूंढना है x, y, z और w। इसके अंदर भी चारों एलिमेंट्स पे जाएंगे हम, चारों एलिमेंट्स को LHS और RHS कंपेयर करेंगे और इससे क्या आता है देखते हैं। तो सबसे पहले हमने A11 कंपेयर किया। जब हमने A11 कंपेयर किया तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो हमारी इक्वेशन आ गई 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसे जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आ गया x को इस साइड ले गए तो माइनस में चले गया, इससे आ गया 2x इज इक्वल टू 4 और x आ गया हमारा 2। अब A12 एलिमेंट कंपेयर करते हैं। जब हमने A12 एलिमेंट कंपेयर किया तो हम बोल सकते हैं कि 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई।
तो 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई आ गया। अब हमें x पता था, पिछले वाले इक्वेशन से निकल गया था कि x 2 है, उसे हमने यहाँ डाल दिया। तो इससे आ गया हमारा 2y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, और x 2 है उसे हमने यहाँ डाल दिया। तो इससे आ गया 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 2, तो 2y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 4। इससे हमारा y भी आ गया। अब हम a21 को कंपेयर करते हैं, मतलब थर्ड वाले एलिमेंट को, वो हो गया हमारा 3 इंटू जेड इज इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। इससे आएगी हमारी इक्वेशन 3z इज इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो 2z इज इक्वल टू -1 प्लस डब्ल्यू। और अभी हमें w नहीं पता, तो w निकालने के लिए हम फोर्थ वाला एलिमेंट मतलब 822 को कंपेयर करते हैं। जब हमने 822 को कंपेयर किया तो वो आ गया 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, तो 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3 आ गया। तो इससे w डायरेक्टली हमारा 3 आ गया। अब इस w को हम ये वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, तो 2z इज इक्वल टू -1 प्लस 3, तो 2z इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 1। हमारा x भी आ गया, हमारा y भी आ गया, फिर हमने w निकाला जो कि 3 आ गया, फिर w को ये वाली इक्वेशन में डाला तो हमारा z भी आ गया इक्वल टू 1। इससे हमारी चारों वैल्यू आ गई x, y, z और w की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। इसके अंदर बोला है फाइंड a² माइनस 5a प्लस 6i, और हमें a मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हम a² निकालेंगे। a हमें दिया हुआ है और 6i मतलब कि यूनिट एलिमेंट, मतलब कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 हो गए, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। हम a² निकालते हैं। a² मतलब a मैट्रिक्स इंटू a मैट्रिक्स, माइनस 5a मतलब कि -5 इंटू a मैट्रिक्स, प्लस 6i मतलब कि 6 इंटू आई मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब हमने a² निकाला, a² मतलब इसके हर एक एलिमेंट निकाले कि जैसे हमने अभी तक निकाले थे, मतलब कि इसका a11 एलिमेंट निकालने के लिए इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, a12 निकालने के लिए इसका फर्स्ट रो और इसके सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, a13 निकालने के लिए इसका फर्स्ट रो और इसके थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही सारे के सारे 9 के 9 एलिमेंट्स निकाल दिए। उससे हमारा a² आ जाएगा, वो आ जाएगा ये 4 प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 माइनस 1, ऐसे करके ये 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब -5a मतलब कि a मैट्रिक्स के अंदर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसके हर एक एलिमेंट के अंदर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 हमारा 10 बन जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, 1 हमारा 5 बन जाएगा। सिमिलरली 3 15 बन जाएगा, 1 5 बन जाएगा, 2 10 बन जाएगा, 1 5 बन जाएगा, -1 -5 बन जाएगा और 0 0 बन जाएगा। तो इससे हमारा 5a आ गया। 5a मैट्रिक्स ये आ गया, a² मैट्रिक्स ये आ गया। और 6i मतलब कि i मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने हर एक एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब हमारे 3 मैट्रिक्स आ गए, इन्हें सिर्फ ऐड करना है। जब हम 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो इसका मतलब यही है, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों ऐड हो जाएंगे। और अगर हम माइनस करते हैं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट माइनस इसका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। इस टाइप से होता है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 4 प्लस 0 प्लस 1 5 माइनस 10 प्लस 6, तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया हमारा 5 माइनस 10 प्लस 6। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट आ जाएगा -1 माइनस 0 प्लस 0, तो ये हो गया -1 माइनस 0 प्लस 0। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट आ जाएगा 2 माइनस 5 प्लस 0, तो ये आ गया 2 माइनस 5 प्लस 0। नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो 9 माइनस 10 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू -1, वो यहाँ आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -2 माइनस ऑफ 5 प्लस 6, -2 माइनस 5 प्लस 6। नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा इसका 5 माइनस 15 प्लस 0, 5 माइनस 15 प्लस 0 आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 और 0 प्लस 0 0, तो 0 माइनस 5 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू -5, वो यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट मतलब कि ये 3 2 एलिमेंट आ जाएगा हमारा 0 माइनस 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू -1 माइनस ऑफ -5 मतलब कि प्लस 5 प्लस 0, तो -1 प्लस 5 प्लस 0 आ गया। और इसका आखिरी एलिमेंट मतलब A33 एलिमेंट आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 0 इक्वल्स टू -2, तो ये -2 माइनस 0 प्लस 6, तो -2 माइनस 0 प्लस 6 ये आ गया। अब इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स आ जाता है, और ये आ गया हमारा मैट्रिक्स जो कि हमारा फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या यही पूछा था। हाँ, क्वेश्चन के अंदर यही बोला था कि इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, तो हम बोल सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, हमने शो कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है कि a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2y इज इक्वल टू 0 ये होता है। तो सबसे पहले हमें a दिया हुआ है तो हम a² निकालते हैं। a² जब हमने निकाला तो मतलब कि a मैट्रिक्स इंटू a मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब कि इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, इसका फर्स्ट रो इंटू इसका फर्स्ट कॉलम। सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट रो इंटू इसका सेकंड कॉलम। थर्ड एलिमेंट हो जाएगा इसका फर्स्ट रो इंटू इसका थर्ड कॉलम। सिमिलरली बाकी के सारे भी निकाल देंगे, जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स को तो हमारा इस टाइप से कुछ आ जाता है, और इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा a² कुछ इस टाइप से आ जाता है। तो हमारा a² मैट्रिक्स आ गया, a मैट्रिक्स दिया हुआ था। अब हम a³ निकालने के लिए a² मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अंदर भी वैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ये था हमारा a² मैट्रिक्स। और ये जो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया था वो हमारा a मैट्रिक्स।
इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जब हमने A11 एलिमेंट निकाला तो इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर देंगे। A12 के लिए इसका फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कर देंगे। A13 के लिए इसका फर्स्ट रो इसका थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली सारे के सारे हम 9 के 9 एलिमेंट्स निकाल देंगे और उसे जब हमने सिंप्लीफाई करके लिखा तो हमारा A³ ये आ गया। अब हमें क्वेश्चन के अंदर A³ माइनस 6A² प्लस 7A प्लस 2I पूछा था। आई हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, A हमें क्वेश्चन में दिया है, A² हमने अभी निकाल दिया और A³ भी हमने अभी निकाल दिया। इन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर पुट कर देते, फिर देखते क्या ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। जब हमने पुट किया तो हम बोल सकते हैं A³ जो कि हमारा ये आया था माइनस 6 टाइम्स ऑफ A² जो हमारा ये था प्लस 7 टाइम्स ऑफ A जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था प्लस 2I। तो जब हमने इसे खोला मतलब कि 6 इंटू मैट्रिक्स था तो 6 हर एक एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स आ जाएगा। सिमिलरली 7 भी इसके अंदर हर एक एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स आ जाएगा। और 2I है, 2I मतलब I मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हमारा ये मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स हो गया। सिंपली हम क्या करेंगे, इसके हर एक एलिमेंट के लिए इन सबके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द साइन गिवन। तो फिर इसके अंदर आ जाएगा 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट एलिमेंट। 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये हो गया हमारा सेकेंड एलिमेंट। 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, ये हो गया हमारा इसका थर्ड एलिमेंट। सिमिलरली इसके हम 9 के 9 एलिमेंट्स निकाल देते। जब हमने ये 9 के 9 एलिमेंट्स निकाले और इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारा इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स आ रहा और ये मैट्रिक्स देख के हम बोल सकते हैं ये 0 मैट्रिक्स है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ था A³ माइनस 6A² प्लस 7A प्लस 2I ये हमारा दैट इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, हमने ये शो कर दिया कि ये 0 के बराबर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर भी हमें A मैट्रिक्स दिया हुआ है, I मैट्रिक्स दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमें पता ही है 2 क्रॉस 2 के दोनों मैट्रिक्स है और हमें K फाइंड करना है सो दैट A² इज इक्वल टू KA माइनस 2I। तो हम सबसे पहले A दिया हुआ है तो A² निकाल देंगे। KA मतलब कि A का हर एलिमेंट K से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2I। तो A² जब हम निकालते हैं तो हम बोलते हैं A मैट्रिक्स इंटू A मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू, जब इसका A11 एलिमेंट निकाला तो इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, A12 के लिए इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम, A21 के लिए हमने इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और A22 के लिए हमने इसका सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई किया। जब हमने ये किया तो हमारा ये और ये 4 एलिमेंट्स आ गए और इसे सिंप्लीफाई करके लिखा तो हमारा A² लास्ट में ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब A² हमारा ये मैट्रिक्स मिल गया हमें, A मैट्रिक्स हमें पता है, I मैट्रिक्स हमें पता है। तो हम बोल सकते हैं कि A² मैट्रिक्स जो कि हमने अभी अभी निकाला इज इक्वल टू K इंटू A मैट्रिक्स, मतलब कि A के हर एक एलिमेंट के अंदर K मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो आ जाएगा हमारा 3K माइनस 2K 4K और माइनस 2K, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। माइनस 2 टाइम्स ऑफ I हमें ये पता है कि ये होता है तो इंटू 2 किया तो इसके हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 0 0 2 ये वाला एलिमेंट आ गया। अब हमें ये देखना है नॉर्मली कि 1 इज इक्वल टू 3K माइनस 2 होगा तो इससे पहली इक्वेशन बन गई। माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2K माइनस 0 होगा, इससे दूसरी इक्वेशन बन गई। 4 इज इक्वल टू 4K माइनस 0 होगा, इससे थर्ड इक्वेशन बन गई। और माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2K माइनस 2 होगा, इससे फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब इन चारों इक्वेशन में से हम कोई भी एक इक्वेशन भी सॉल्व कर देते तो हमारा K आ जाता है। भले हम फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट मतलब कि 1 इज इक्वल टू 3K माइनस 2 इज इक्वल टू 3K इज इक्वल टू 3 आ गया तो K हमारा क्या आ गया 1 आ गया। सिमिलरली कोई भी इक्वेशन मान लो कि थर्ड इक्वेशन करते हैं कि 4 इज इक्वल टू 4K माइनस 0, उसका मतलब 4 इज इक्वल टू 4K हो गया तो K इससे भी हमारा 1 आ गया। इससे चारों इक्वेशन का अगर हम सॉल्व करते हैं तो चारों से K अगर 1 आता है तो हम बोल सकते हैं कि K की वैल्यू है 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें A मैट्रिक्स दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, मतलब कि 10 अल्फा बाय 2 के टर्म्स में दिया हुआ है और I हमें दिया हुआ है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये भी ऑर्डर 2 का है 2 क्रॉस 2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमें दिया हुआ है कि ऑर्डर 2 का है। हमें ये शो करना है कि I प्लस A इज इक्वल टू I माइनस A इंटू ये वाला कुछ इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स। इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जो जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो पुट करते जाएंगे। तो I प्लस A इज इक्वल टू I माइनस A इंटू दिस वाला मैट्रिक्स, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम LHS निकालते हैं। LHS क्या हो जाएगा I प्लस A, मतलब कि तो I हमारा क्या था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लिखते हैं ऐसे 1 0 0 1 ऐसे लिखते हैं और इसको ऐड किया दोनों को हमने तो हमारा आ जाएगा 0 की जगह 1 आ जाएगा, 0 की जगह 1 आ जाएगा और माइनस 10 अल्फा प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 10 अल्फा बाई 2 ही रहेगा। तो हमारा LHS कुछ इस टाइप से मैट्रिक्स आ जाता है। अब हम RHS निकालते हैं। RHS के अंदर हमने I माइनस A बोला है। I माइनस A मतलब कि I मैट्रिक्स था 1 1 वाला माइनस A कर दिया। माइनस A मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो I माइनस A तो ये वाला मैट्रिक्स हो गया और दूसरा वाला मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है।
अब हमें आरएचएस के अंदर कुछ नहीं करना, इन दो मैट्रिक्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन वाले रूल से। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट मतलब कि A11 आ जाएगा, इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया हमारा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू। A12 एलिमेंट के लिए इसका फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया हमारा माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू। इसका थर्ड एलिमेंट मतलब कि A21 के लिए हमने इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा आ जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। और इसके लास्ट एलिमेंट मतलब कि A22 के लिए हमने इसका सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया हमारा टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो इस टाइप से हमारा राइट हैंड साइड मतलब कि आरएचएस मैट्रिक्स आ गया। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कॉस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम अल्फा बाई टू के टर्म्स में 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू, और टेन अल्फा बाई टू था वो एज इट इज लिख दिया। सिमिलरली हम सारे टर्म्स को अल्फा बाई टू के टर्म्स में करते हैं तो जहाँ जहाँ साइन अल्फा है, यहाँ साइन अल्फा है, यहाँ साइन अल्फा है, यहाँ साइन अल्फा है, सबको हमने लिख लिया 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। और जहाँ जहाँ कॉस अल्फा है वहाँ हमने लिख लिया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन, और लास्ट एलिमेंट में लिख लिया हमने 1 माइनस टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। और अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया हमारा 1 माइनस टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, इसमें साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू और साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू कट गए। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट मतलब A12 एलिमेंट आ जाएगा हमारा माइनस टू टाइम्स ऑफ साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू। तो इससे ये कट जाएगा और हमारा लास्ट माइनस टेन अल्फा बाई टू बचेगा। सिमिलरली A21 एलिमेंट मतलब कि माइनस टू कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू प्लस टेन अल्फा बाई टू प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। तो माइनस टू टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू और प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू कट जाएगा और लास्ट में हमारा बच जाएगा टेन अल्फा बाई टू। और इसका फोर्थ एलिमेंट मतलब कि A22 एलिमेंट ये आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस 1 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू कट जाएगा और यहाँ पे हमारा 1 बच जाएगा। तो लास्ट में हमारा इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स बच जाता है। अब हम देखेंगे कि हमने LHS जो निकाला था उसी की इक्वल है RHS। हम देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो हेंस प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड दैट LHS इज इक्वल टू RHS दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसके अंदर बोला है कि एक ट्रस्ट फंड है, उसके पास 30,000 रुपये, उसे दो बॉन्ड्स के अंदर ऐसे 30,000 डिवाइड करने हैं कि उसे साल के अंत में 1,800 रुपये मिले। अगर फर्स्ट बॉन्ड हमेशा 5% इंटरेस्ट देता है साल में और सेकंड बॉन्ड 7% इंटरेस्ट देता है तो इसके बाद टोटल इंटरेस्ट 1800 आना चाहिए एक साल के बाद। तो क्या होगा? अब ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है, मतलब कि क्या है ट्रस्ट फंड क्या होता है हमें ये नहीं पता, बॉन्ड्स क्या होता है हमें ये नहीं पता। तो इसको एक तरह से ऐसा देखो, मिर्ज़ापुर 2 तो सबने देखी होगी, उसके अंदर दद्दा थे, उसके दो बेटे थे, एक छोटे और एक बड़े। तो छोटे था वो हमें 5% इंटरेस्ट ला के देता था पूरे साल के अंदर, और जो बड़े था वो हमें 7% ला के देता था क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा दिमागदार था। तो मान लो कि दद्दा ने छोटे को X रुपये दिए तो बड़े को कितने देगा वो 30,000 माइनस X रुपये। छोटे उसको 5% इंटरेस्ट दे रहा है और बड़े उसको 7% इंटरेस्ट दे रहा है। तो जो हम मैट्रिक्स से देखते हैं तो एक रो मैट्रिक्स बनाते हैं और एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं। अब रो मैट्रिक्स के अंदर जो पहला टर्म है वो है कि छोटे को कितने रुपए दिए, और दूसरा एलिमेंट है मतलब कि बड़े को कितने रुपए दिए। और जो वर्टिकल कॉलम है उसके अंदर है कि छोटे कितना इंटरेस्ट लाता है पूरे साल के बाद, और नीचे वाला जो एलिमेंट है वो आता है कि बड़े कितना इंटरेस्ट लाता है पूरे साल के बाद, दैट इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट जो दद्दा को मिलेगा। तो जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारा 1 × 2 का मैट्रिक्स और ये हो गया हमारा 2 × 1 का मैट्रिक्स। अब हम देख सकते हैं कि अंदर वाले जो दोनों टर्म्स है वो इक्वल है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और बाहर वाले टर्म्स मतलब कि 1 × 2 था ये और ये 2 × 1 था, तो हमारा फाइनल 1 × 1 बनेगा जिसकी एक ही वैल्यू आएगी जो कि हमारी 1800 के इक्वल आनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x × 5/100 x × 5/100 प्लस 30,000 माइनस x × 7/100। तो 30,000 माइनस x × 7/100 को हम लिख सकते हैं 2100 माइनस 7/100 × x, ये लिख लिया, दैट इज इक्वल टू 1800 आना चाहिए हमारा ऑब्वियसली। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1800 को हम इस तरफ ले गए और बाकी इन दोनों टर्म्स को हम उस तरफ लेके गए, तो हमारा आ गया कि 2x/100। तो अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो हम 2100 को उस साइड लेके गए तो हमारा आ गया माइनस ऑफ 2x/100 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 300। इससे हमारा x की सॉल्व होके आ गया कि 15,000। इसका मतलब दद्दा ने दोनों बेटों को बराबर दिया था, मतलब कि छोटे को भी 15,000 दिया था और बड़े को भी 15,000 दिया था, तो उसके बाद साल के अंत में 1800 प्रॉफिट आ गया। लेकिन इसके बी पार्ट के अंदर पूछा है कि हमें 1800 नहीं चाहिए, उसे चाहिए 2,000 रुपीज़ इंटरेस्ट। तो वो कैसे बांटेगा? ऑब्वियसली उसको ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो वो बड़े को ज़्यादा रुपए देगा, लेकिन कितने रुपए ज़्यादा देगा वो देखते हैं। सिमिलरली जैसा ए पार्ट में गया वैसे x मान लेते कि कितने छोटे को दिए और 30,000 माइनस x मान लेते इतने बड़े को दिए, और इंटरेस्ट तो उतना ही दे रहे हैं वो 5% दे रहा है छोटे और 7% दे रहा है बड़े,
लेकिन इस बार 1800 की जगह 2000 आना चाहिए, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए दद्दा को। तो ये जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया x इंटू 5/100 मतलब कि 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 मतलब कि 2100 माइनस 7x/100, ये आ गया बढ़ेगा इंटरेस्ट, इज इक्वल टू 2000 मतलब कि टोटल इंटरेस्ट 2000 होगा। अब जब हम इसे सॉल्व करते तो 2100 को हम उस तरफ लेके गए तो -2x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू -100 आ गया। तो इसी से x हमारा आ गया 5000, मतलब कि उसने छोटे को तो सिर्फ 5000 रुपये दिए, लेकिन बड़े को उसने बाकी के बचे मतलब 25,000 रुपये दिए। इतने इतने रुपए देता है वो छोटे को और बड़े को, तो उसके बाद साल के अंत में 2000 रुपये का इंटरेस्ट आ जाएगा और दद्दा खुश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसके अंदर बोला है कि एक बुक शॉप है, उसके पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है। 10 डजन मतलब कि 10 इंटू 12, एक डजन में 12 होता है, तो 10 डजन के अंदर कितनी हो गई 12 इंटू 10 मतलब कि 120 किताबें होगी केमिस्ट्री की। 8 डजन मतलब कि 12 इंटू 8 किताबें हो गई फिजिक्स की, और 10 डजन मतलब कि 12 इंटू 10 किताबें हो गई इकोनॉमिक्स की भी। उनकी सेलिंग प्राइस है कि केमिस्ट्री की बुक तो 80 में बिकती है, फिजिक्स की बुक 60 में बिकती है और इकोनॉमिक्स की बुक 40 में बिकती है। अब इसने पूछा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव आफ्टर सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मतलब कि इसकी 10 डजन बुक्स, इसकी 8 डजन बुक्स और इसकी 10 डजन बुक्स ये सारे बिक जाती है, तो उसके पास कितना रुपया आ गया बुक शॉप के पास। तो हम इसके अंदर भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक रो मैट्रिक्स और एक कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं हम कि केमिस्ट्री की कितनी डजन बुक थी, फिजिक्स की कितनी डजन बुक थी और इकोनॉमिक्स की कितनी डजन बुक थी। फिर कॉलम मैट्रिक्स में हम उसका रेट लिख लेते हैं कि ये 80 रुपये की थी, फिजिक्स की 60 रुपये की थी और इकोनॉमिक्स की 40 रुपये की थी। लेकिन क्योंकि ये डजन में दिया हुआ है तो हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हर तीनों के साथ मल्टीप्लाई होकर नंबर ऑफ बुक्स भी बता देगा। तो हमने ये देखा तो 12 इंटू ये वाला मैट्रिक्स इंटू ये वाला मैट्रिक्स, जब हमने ये किया तो ये 1 इंटू 3 का मैट्रिक्स है और ये 3 इंटू 1 का मैट्रिक्स है। अंदर वाले दोनों नंबर सेम है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं और रिजल्टेंट हमारा मैट्रिक्स आएगा 1 क्रॉस 1 का। तो हमने देखा 12 इंटू 10 इंटू 80 800 प्लस 8 इंटू 60 मतलब कि 480 प्लस 10 इंटू 40 मतलब कि 400 रुपीज़। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 12 इंटू 1680 मतलब कि 20160। इसका मतलब ये हुआ कि बुक शॉप के पास सारे बुक्स बेचने के बाद 20,160 मतलब 20,160 रुपए आ जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसके लिए हमें थोड़ी सी प्री इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी ऐसे 5 मैट्रिक्स है, उनके ऑर्डर बता रखे कि 2 इंटू एन है एक्स का, 3 इंटू के है वाई का, 2 क्रॉस पी है जेड का, एन क्रॉस 3 है डब्ल्यू का और पी क्रॉस के है पी का। और हमें अब ये पूछा था रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। तो ये डिफाइन होने के लिए हम क्या चेक करते हैं, इसके अंदर दिया हुआ है हमें पी वाई मतलब कि पी मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो पा रहे हैं तो इसके अंदर मान लो कि ए क्रॉस बी है हमारा पी का और वाई का है सी क्रॉस डी, तो इससे हमें ये एक कंडीशन होती है कि बी और सी इक्वल होने चाहिए तभी ये दोनों मल्टीप्लाई हो पाएंगे। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कंडीशन कौन सी लग जाएगी। पी वाई और डब्ल्यू क्यू को डिफाइन होने के लिए हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ पी वाई और ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू क्यू सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स को प्लस कर रहे हैं तो हम ऐसा तो ना कर सकते कि 2 क्रॉस 2 को 3 क्रॉस 3 के साथ ऐड कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे, कर ही नहीं सकते। तो फिर इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ पी वाई और ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू क्यू ये दोनों सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन आ जाती है जो मैंने अभी बताया कि पी और वाई मल्टीप्लाई होने चाहिए एक दूसरे से, सिमिलरली डब्ल्यू और वाई भी मल्टीप्लाई होने चाहिए एक दूसरे से। इसका मतलब ये हो गया कि कॉलम ऑफ पी इज इक्वल टू रो ऑफ वाई हो जाएगा और कॉलम ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू रो ऑफ वाई हो जाएगा। मतलब कि अंदर वाले जो टर्म्स है ऑर्डर के, ए क्रॉस बी है एक का और दूसरे का सी क्रॉस डी है, तो इसके मतलब बी और सी दोनों इक्वल होने चाहिए। जब हम इसे देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वाई का ऑर्डर क्या था 3 क्रॉस के, पी का ऑर्डर था पी क्रॉस के, डब्ल्यू का ऑर्डर था एन क्रॉस के। इससे हमारा आ गया कि के इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पी और वाई दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो दोनों के अंदर वाले टर्म मतलब कि उसका था पी क्रॉस के और इसका है 3 क्रॉस के, तो हमारा के और 3 अंदर वाले जो दोनों टर्म्स है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। इससे हमारा के इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी लगाते हैं, मतलब कि ये दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो पी वाई का ऑर्डर निकालने के लिए हमें पी का ऑर्डर पता है पी क्रॉस के था और हमें वाई का ऑर्डर पता है वो था हमारा 3 क्रॉस के। इन दोनों को इक्वल है अगर तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो पाएगा, इससे हमारा के इज इक्वल टू 3 आ गया और इसका पी वाई का ऑर्डर आ जाएगा हमारा पी क्रॉस के जो बाहर वाले टर्म से। तो पी वाई का ऑर्डर आ गया हमारा पी क्रॉस के। सिमिलरली डब्ल्यू वाई का ऑर्डर आ जाएगा हमारा एन क्रॉस के। तो इससे हमें पता चलता है कि एन क्रॉस के और पी क्रॉस के दोनों सेम होना चाहिए। इससे हमें एक कंक्लूड कर दिया कि n इज इक्वल टू पी हो जाएगा। तो हमने इससे दो कंक्लूजन की, एक तो k हमारा 3 आ गया और n इज इक्वल टू पी हो गया। अब ऑप्शन में देखते हैं कि ये वाला कहाँ दिया हुआ है। तो a वाले ऑप्शन में अगर हम देखें तो k इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू n दिया हुआ है, तो हमारा आंसर a हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसके अंदर बोला है कि अगर n इज इक्वल टू p है, ये पहले से दे दिया, 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या हो जाएगा। अब हम 7x माइनस 5z जब कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हमें पता होना चाहिए कि x और z का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी इन दोनों को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डाल सकते हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ z।
तो मतलब कि ऑर्डर ऑफ एक्स हमारा क्या था 2 क्रॉस n जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, ऑर्डर ऑफ z क्या था हमारा 2 क्रॉस p जो कि हमें क्वेश्चन में दिया था। इससे हमें बदल गया n इज इक्वल टू p। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर यही हो जाएगा 2 इंटू n बोल सकते हैं इसका ऑर्डर, या 2 इंटू p बोल सकते हैं इसका ऑर्डर, दोनों के दोनों सेम रहेंगे। तो इससे हमारा आंसर हम देख सकते हैं कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।